अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट फरहान फरीद। आप देख रहे हैं विनस स्पोर्ट्स। विनस स्पोर्ट्स में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और ग्रास रूट पे जो खेल खेले जाते हैं उस पर तजिया और तबसरा पेश किया जाता है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस वक्त इंग्लैंड पहुंच चुकी है और पाकिस्तान का पहला टेस्ट जो है वो शुरू होने वाला है। पाकिस्तान की टीम मुश्किलातों का शिकार है, बाबर आजम कुछ इंजरी का शिकार है। इससे पहले हमने देखा शान मसूद, सऊद शकील और अब्दुल्ला फजल भी जो है वो इंजरी का शिकार थे। तो पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर बैट्समैन जो है वो एक अहम तरीन दौरे पे इंजरी का शिकार हो चुके हैं और तारीख ने रकम किया है। जहां पर ऑस्ट्रेलिया का टूर कर रही है बांग्लादेश की टीम, शानदार परफॉर्मेंस पहले टेस्ट में और वो रिकॉर्ड बना दिया जो आज तक किसी टीम ने नहीं बनाया। पाकिस्तान का रिकॉर्ड तोड़ा। पाकिस्तान ने पहले 7 टेस्ट मैचों में जो सबसे करीब तरीन टेस्ट मैच थे, पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी थी 7 टेस्ट में। और तीसरे ही टेस्ट मैच में जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में खेला जा रहा था, हिस्ट्री रकम कर दी। 23 साल के बाद टूर था बांग्लादेश का और 9 विकेटों से कामयाबी हासिल की। पहली इनिंग में 198 रन पे महदूद किया ऑस्ट्रेलिया की टीम को, फिर जबरदस्त अंदाज से 228 रन की बर्तरी हासिल की और उसके बाद सिर्फ 57 रन का टारगेट था, 1 विकेट के नुकसान में पूरा कर लिया। मोहम्मद हसन महमूद ने शानदार बॉलिंग का मुजाहरा किया, 9 विकेटें हासिल की और कप्तान शांतु ने भी पहली इनिंग में शानदार बैटिंग का मुजाहरा किया और 85 रन बनाए। तंजील नौजवान खिलाड़ी जिन्होंने सेंचुरी बनाई और अपनी टीम की शानदार बुनियाद रखी। अगर हम बात करें यहाँ पर मेहदी हसन का, जिन्होंने दूसरी इनिंग में 5 विकेटें हासिल की और पहली इनिंग में 65 रन बनाए। लेकिन मर्द-मुराद मैन ऑफ द मैच करार पाए हसन महमूद, जिन्होंने 9 विकेटें हासिल की। यूं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शानदार फतह हासिल की और दुनियाई क्रिकेट को हैरानकुन तौर पर हैरान कर दिया बांग्लादेश की टीम ने। दूसरी तरफ FIH वर्ल्ड कप हॉकी जारी है। पाकिस्तान की टीम 2012 के बाद शिरकत कर रही है वर्ल्ड कप में, जो कि बेल्जियम और हॉलैंड में जारी है। पाकिस्तान ने अपना सफर का आगाज किया और पहले मैच में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकी, लेकिन देखा जाए तो पहले हाफ में पाकिस्तान को 1 गोल पड़ा। पहले क्वार्टर में, दूसरे, तीसरे, चौथे हर क्वार्टर में 1 गोल इंग्लैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ किया और पाकिस्तान आखिरी क्वार्टर में 1 गोल करने में कामयाब हुई। यूं 1 के मुकाबले में 4 गोल से पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान के पूल में मौजूद इंडिया की टीम ने भी वेल्स को 1 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दी, जबकि जापान एक और एशियन साइड है जिसने इब्तदाई 3 क्वार्टर में शानदार परफॉर्म किया अर्जेंटीना के खिलाफ, लेकिन बिलाखिर उसको भी 3-0 से शिकस्त का सामना करना पड़ा। न्यूजीलैंड की टीम इंग्लैंड के खिलाफ, हॉलैंड के खिलाफ जो है वो 1 के मुकाबले में 5 गोल से शिकस्त खा गई। और यूं वर्ल्ड कप में पाकिस्तान अब इंडिया के खिलाफ और वेल्स के खिलाफ मैच खेलेगा और पाकिस्तान की टीम के लिए अगर आगे का सफर जारी रखना है तो इन दोनों में से इंडिया के खिलाफ जो मैच है उसमें जरूर कामयाबी हासिल करनी होगी और वेल्स के खिलाफ भी मैच जीतना होगा। इन सब बातों में नजर रखेंगे। हमारे साथ गैस मौजूद हैं। अगर हम जिक्र करें प्रॉपर्टी डीलर का, रेल मार्केटिंग का और टेप बॉल क्रिकेट का, इनकी जनरी जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। इनके साहबजादे भी जो है वो राइजिंग स्टार हैं और ख़ुद भी जो है वो टेप बॉल और हार्ड बॉल के शानदार प्लेयर भी रह चुके हैं। हम बात करें अमानुल्लाह सालवी साहब का। अस्सलाम वालेकुम अमान भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बहुत शुक्रिया भाई। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में आने का। और दूसरी तरफ मोस्ट सीनियर पर्सनैलिटी हमारे साथ मौजूद है। अगर हम हॉकी की बात करें तो हॉकी का वर्ल्ड कप भी जारी है। कराची हॉकी एसोसिएशन से काफ़ी अरसे से वाबस्ता है। कराची हॉकी एसोसिएशन के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है और अगर बात करें तो 1974 से पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के ऑफिशियल के तौर पर जिम्मेदारी तकरीबन 54 साल से निभा रहे हैं। और इस वक्त पाकिस्तान में कोई ऐसा ऑफिशियल नहीं है जो इतने अरसे तक पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का ऑफिशियल रहा हो। और काउंसिल मेंबर भी हैं पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के, काफ़ी वसी तजुर्बा रखते हैं, बहुत से राज अपने दिल में रखते हैं, बहुत सी साजिशों को बेनकाब कर सकते हैं। अगर उन्होंने पर्दा उठा दिया तो बहुत से लोग बेनकाब हो सकते हैं, लेकिन ये पर्दे की बातें हैं, उनके पर्दे में रहने दें। लेकिन आज क्या करते हैं, क्या बताते हैं कराची हॉकी एसोसिएशन के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर SA माजिद साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया राजू भाई। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का करम है। मैं प्रोग्राम शुरू होने से पहले एक वाज़ेह बात कह दूं जी जी कि मैं जो कुछ कहूँगा वो हक़ाइक़ की बुनियाद होगा, पर्सनली किसी के ऊपर अटैक नहीं है। कोई अगर ये समझे कि मैं उसके लिए कह रहा हूँ, ये पाकिस्तान की हॉकी की बेहतरी के लिए जो कुछ होगा वो कहूँगा। बिल्कुल ठीक है, आपको पूरा भरपूर मौका मिलेगा कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए जो कुछ आप कह सकते हैं, कर सकते हैं, वो बिल्कुल बोलिएगा और आवाम के सामने हक़ाइक़ रखिएगा। अमानुल्लाह सालवी साहब, क्या जनरली आपकी किस तरह टाइम देते हैं स्पोर्ट्स को भी और प्रॉपर्टी के लिहाज से देखा जाए तो एथराइज डीलर हैं, GFS के भी आप और टेप बॉल स्टार भी हैं, आपके बेटे भी, आप उनको कोचिंग भी करते हैं। हमने देखा घर के ऊपर आपने बहुत ही शानदार नेट बनाया हुआ है। ये सारे काम कैसे मैनेज करते हैं? क्या जनरली है? कब से आपने स्टार्ट की क्रिकेट? बहुत शुक्रिया। विनस TV की चैनल के मैनेजमेंट का भी शुक्रिया। आपने इतने सवालात कर दिए, उन तमाम सवालात के जवाब देता हूँ। बिल्कुल। सबसे पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह हम वालिद साहब आर्मी से मुंसलिक थे। अच्छा। तो कराची
आए फैसलाबाद से, हम लोग शिफ्ट हिजरत की। और उसके बाद वालिद साहब की हिजरत के बाद वालिद साहब ने स्ट्रगल किया आर्मी की फील्ड में, और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से कामयाबी के बाद सिविल एविएशन में एडमिन ऑफिसर रहे। तो अल्लाह ताला ने हमारी पूरी फैमिली को हमारे उस एरिया से शिफ्ट किया, और यहाँ पे हमारा ग्रोइंग जो है उसकी जर्नी स्टार्ट हुई। सन 2000 में वालिद साहब के साथ मुशावरत के साथ बड़े भाई कारी मोहम्मद ज़ियाउल्लाह साहब सियालवी, उन्होंने DHA फेज़ 2 में हाफिज़ स्टेट के नाम से ऑफिस खोला, और सन 2000 से ही हमारा ये रियल स्टेट में सफ़र का आगाज़ हो चुका। उसके बाद मॉडल कॉलोनी मलीर में सियालवी स्टेट के नाम से ऑफिस की बुनियाद रखी गई, वो भी बड़े भाई ने रखी, और अल्हम्दुलिल्लाह उसका मैं CEO और मेरे साथ सैफुल्लाह भाई हैं और हमारी टीम है। तो अल्हम्दुलिल्लाह रियल स्टेट में हम लोग पिछले तकरीबन हमारी ये जो जर्नी 25 साल से है, और अब मलीर के प्रोजेक्ट्स में हम माशाल्लाह से एक्सप्लोर कर रहे हैं, GFS के प्रोजेक्ट्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं, उसके अलावा अल जदीद के प्रोजेक्ट्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ पे काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं इंस्टॉलमेंट पे भी, और इसके अलावा दीगर कैश पे जो लोग अपना घर बनाना चाह रहे हो फौरी तौर हमसे कैश में प्लॉट लेके पोजेशन लेके कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। अच्छा, मीमन गोड का एरिया जो है अब काफ़ी अहमियत का हामिल हो चुका है, जहाँ पर अब DHA से उसका सफ़र जो है शारा भुट्टो के बाद बहुत आसान हो गया है, और मलीर हाट से भी जो नया रोड बना है वो भी बहुत आसान हो चुका है। रोड कितनी अहमियत रखता है किसी भी सोसाइटी के लिए? देखिए, किसी भी सोसाइटी के लिए रोड की अहमियत बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि उसके ज़रिए आप रसाई होती है, ट्रैफिक का जो रवानी है वो रोड्स की बुनियाद पे जो है आसान उसकी रसाई हो सकती है। आपने जैसा कि जिक्र किया शारा भुट्टो का, तो शारा भुट्टो DHA से कयूमाबाद ब्रिज से लेके इस वक्त DHA फेज़ 9 जो कि बहरिया के पास है, तो वहाँ पे मुख्तलिफ फेजेज़ में ये शारा भुट्टो जा रहा है। इसका एक फ़ेज़ है जो कि मलीर टाउन में उसका एक्सचेंज खुल रहा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे भी मलीर लग्जरिया 2 के नाम से प्रोजेक्ट है, उसको भी हम डील कर रहे हैं। अच्छा, कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जहाँ पर कोई आसानी के साथ लोग वहाँ पर ले सकते हैं? क्या अगर उनके खर्चात हैं, क्या प्रोसेस है, क्या तरीक़ेकार है? देखें, सबसे ज़्यादा आसान तो जो लोग इसमें कमर्शियल प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, मसलन के शॉप में या अपार्टमेंट में, तो वो हमारे पास मलीर लग्जरिया 2 में शॉप्स हैं जो कि 3 लाख से बुकिंग है, और तकरीबन 1.5 साल में पोजेशन का प्लान है। 50% की पेमेंट पे हम पोजेशन दे देंगे, और बाकी इंस्टॉलमेंट अदा करते हुए वो अपनी शॉप के मालिक बन सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास मलीर लग्जरिया 2 में अपार्टमेंट्स का भी प्लान है, जो कि हमारा प्लान ये है कि 2 साल में उसकी पोजेशन दी जाए, 4 साल का शेड्यूल है। 3 लाख से शॉप्स की बुकिंग और 5 लाख से हमने अपार्टमेंट्स की बुकिंग रखी है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह सियालवी स्टेट यहाँ पे मलीर के आवाम की खिदमत के लिए हाजिर है, और इंशाल्लाह हम उनको बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करेंगे। क्रिकेट का शौक कैसे हुआ? अभी इस क्रिकेट के ग्राउंडों में हमने आपको देखा, हार्ड बॉल के अंदर, टेप बॉल के अंदर, खासतौर पर आप स्टार बन के सामने आए। क्रिकेट का शौक, बड़े भाई चूँकि अच्छे क्रिकेटर भी थे तो क्रिकेट खेलते थे, तो उनके साथ मैंने भी क्रिकेट खेली, और अनफॉर्चुनेटली वालिद साहब की सपोर्ट क्रिकेट की तरफ कम थी, और वो चाहते थे कि मैं आर्मी में जाऊँ, क्योंकि वालिद साहब आर्मी में थे। तो इन शॉर्ट ये कि बीच में मेरा एक एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से मैं आर्मी भी ज्वाइन नहीं कर सका। तो उसके बाद जो है फिर ये क्रिकेट की तरफ भी लगाव रहा, और फिर प्लस अपने बेटे को उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह क्रिकेट सिखाई, और वो माशाल्लाह बहुत अच्छा क्रिकेटर है। आपका घराना जो है काफ़ी मजहबी घराना है, आपके वालिद साहब भी जो है वो काफ़ी बुजुर्गों से फैज़ हासिल करते हैं, बल्कि उनसे भी लोग फैज़ हासिल करते थे। आपके बड़े भाई कारी ज़ियाउल्लाह सियालवी साहब का नाम भी जो है वो कुछ बताएंगे मुख्तसर सा? कारी ज़ियाउल्लाह सियालवी साहब माशाल्लाह से देखें, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत पे अगर पहरा देने की बात की जाए, तो वो कारी ज़ियाउल्लाह साहब ये नहीं कि मेरे बड़े भाई हैं, ओवरऑल पाकिस्तान में इस वक्त अमली तौर पे जो काम कर रहे हैं वो कारी ज़ियाउल्लाह साहब कर रहे हैं। कौन से इदारे से वाबस्ता हैं? इदारे ख़त्म नबूवत पाकिस्तान, अल कमर इस्लामिक फाउंडेशन के वो चेयरमैन भी हैं, इदारे ख़त्म नबूवत है, और इसके अलावा अमन कमेटी जो तमाम जो तंजीमात हैं उनके भी चेयरमैन हैं, इस्लामी अमन कमेटी के। आप चलते हैं सीनियर मोस्ट पर्सनैलिटी डॉक्टर एस ए माजिद साहब के बाद। डॉक्टर साहब, पहले तो बताएं पाकिस्तान की टीम की जो परफॉर्मेंस है, एक के मुकाबले में 4 गोल से पाकिस्तान की टीम को शिकस्त हुआ। अगला मैच पाकिस्तान इंडिया और वेल्स से खेलेगी, क्या देखते हैं पाकिस्तान की टीम से कोई तवक्कुआत वाबस्ता करें, या सिर्फ एक फॉर्मेलिटी पूरी करके पाकिस्तान वापस आएगी? देखें राजू भाई, पहली बात तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा हुआ है कि सिलेक्शन गैर मुल्की कोचों के हाथ में दे दी गई। गोरे कोच सारे आए, गोरे कोच आ गए। अच्छा, वो कोच है जिन्होंने कभी किसी इंटरनेशनल टूर्नामेंट में किसी बड़े मुल्क की, अच्छा भैया आए थे ग्रास रूट के लिए, लेकिन वर्ल्ड कप फौरन आ गया। एक्चुअली ग्रास रूट के ये लोग हैं, क्लब लेवल के कोचेज हैं।
अच्छा, दूसरी बात ये है कि पहली बात जब सिलेक्शन कमेटी आपने खत्म कर दी, उसका कोई रोल नहीं रखा। नहीं, सिलेक्शन कमेटी में समीउल्लाह साहब और ये लोग, इनका तो रोल खत्म कर दिया ना, ये कह के कि गोरा जो है वो टीम वर्ल्ड कप की टीम जो सिलेक्ट की वो किसने की है? मिली भगत से हुई है। कप्तान किसने चेंज किया? देखिए, बात ये है कि जो जिन्होंने चेंज किया वो माजी में जाहिर है कप्तान ने कुछ उन पे इल्जामात लगाए थे और कुछ चीजें, उसकी सजा मिली उसको, उसकी सजा मिली बिल्कुल उसको, और ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। बात ये है कि कप्तान चेंज करने से क्या कोई टीम की परफॉर्मेंस पर असर पड़ेगा या पड़ना चाहिए या कोई फायदा नहीं है? देखिए, बात ये है कि ये कोचेज आए हैं क्लब लेवल की हॉकी को लेके आगे जी, जिनको कौमी टीम दे दी, तो ये ऐसा होगा कल ये कहेंगे कि जी हम फलाने मुल्क से लड़का बुला रहे हैं, उसको पाकिस्तानी पासपोर्ट दे दो और उसको मतलब पाकिस्तान टीम से खिला लो। जैसे हमारी अभी ओवर 60 टीम के साथ हुआ है, 3 लड़के पाकिस्तान के, बाकी अमेरिका से आके शिफ्ट तो वही मैं आपसे कह रहा हूँ ना। अच्छा, वानी साहब जो है पता नहीं उनको क्या घोल के पिला दी गए कि जो लोग अब यूजलेस हैं, मतलब पाकिस्तान के हॉकी के लिए यूजलेस हैं, पहले कभी उन्होंने कारनामे अंजाम दिए होंगे, अब जमाना बदल गया, अब हॉकी बहुत तेज हो गई। सबसे पहली चीज तो मैं आज ये कहूंगा कि जब भी आप देखें पाकिस्तान टीम को फोर्सेस से, खासतौर पर आर्मी से ट्रेनर दिया गया, फिजिकल ट्रेनर, तो पाकिस्तान टीम उरूज पे चली गई। जब किसी और के हाथ में दी गई तो पाकिस्तान की हॉकी टीम। बात यह है कि हम अपनी माहौल को देखते हुए उनको ट्रेनिंग कराएं। गोरे को नहीं मालूम कि ये लड़का गर्म इलाके से आया, माइनस के इलाके से आया, कहां से आया। हमारी जो ट्रेनर है वो, और लैंग्वेज का भी होगा, भी बहुत बहुत सब कुछ है। तो पहली बात तो मैं ये कहूंगा जो सिलेक्शन कमेटी का इन्होंने किरदार खत्म किया है, तो वो किस लिए बैठे वहां पर, छोड़ के चले जाए घर अपने। जाएंगे क्यों? इसलिए कि सब बेरोजगार हैं, समझा? लेकिन वानी साहब तो जो मैनेजमेंट कमेटी है 3 अफराद हैं, उनकी सारी जितने भी मशवरे उस पर चल रहे हैं अब तक। सर यही है ना, लेकिन ये जो कोचेज लगाए गए हैं इसमें ये जो कमेटी इनकी, इनका दखल और एफआईएच का दखल है जिसकी बुनियाद के ऊपर इनको लगाया गया है। अच्छा, इनकी कोई कारकर्दगी की बुनियाद पे नहीं लगाया गया। मैं साफ ये कहूं कि ताहिर जमात की और 2 बड़े हमारे कराची से ताल्लुक रखने वाले ओलंपियंस की जो मैनेजमेंट कमेटी में उनकी रजामंदी से और तैयब इकराम साहब के एफआईएच के मशवरे से कोचेज लगा दी गए, तो इससे आप कोई खाते खा तवक्को तो मैं नहीं रख सकता। लेकिन अपने कोच ने भी तो कोई कारनामे सर अंजाम नहीं दिया, क्या करते फिर? देखिए, मौजूदा दौर में ताहिर जमान साहब को कितने अरसे तक टीम दी? ताहिर जमान साहब जब नेशनल बैंक में थे तो टीम कभी फाइनल खेली? तो पाकिस्तान का कोच क्यों लगाया फिर? कोच देखिए, कोच मैंने भी किया, आपने भी किया, फलाने किया। कोच तो इस वक्त पाकिस्तान टीम से अगर लगाया जाए तो जो सबसे काबिल आदमी पाकिस्तान में इस वक्त है वो है अदनान अशरफ। उसको फौरी तौर पर मैं कहता हूँ प्राइम मिनिस्टर, वो तो एज ए ट्रेनर है, उसको लगाया जाए ताकि वो अपने माहौल को समझ सके, अपने लोगों को समझा सके कि क्या खेलना है क्या नहीं। आप यूरोपियन कोच जब आप लेके आएंगे वो तो यूरोपियन हॉकी आपको सिखाएगा ना, तो आपकी जो रिवायती हॉकी वो कहां चली गई? देखिए, दुनिया में 2 मुल्क ऐसे हैं, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान और इंडिया। इंडिया को ये एशियन स्टाइल की हॉकी खेलते हैं, समझे ना, 2, 3, 5 इस तरह खेलते। अब बात यह है कि जब आप एक लड़का राइट इन का या सेंटर फॉरवर्ड का प्लेयर है, उसको फुलबैक खिला दोगे तो क्या परफॉर्मेंस देगा वो? ठीक है ना, ये सब देखने की बातें है, वानी साहब को देखनी चाहिए। और दूसरी बात और कहूं, मोहिउद्दीन वानी साहब जो भी इकदाम उठा रहे हैं सब गैर कानूनी उठा रहे हैं। उनको सिर्फ एक टास्क दिया गया था कि आप 3 महीने के अंदर इलेक्शन कराएंगे, स्क्रूटनी कराएंगे। उन्होंने सेक्रेटरी अपॉइंट कर दिया पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन। कैसे मुमकिन है बगैर कांग्रेस की उसके सेक्रेटरी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन? आप भी कांग्रेस के मेंबर हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, दूसरी बात, ये वो लोग एडवाइस दे रहे हैं जिन्होंने हॉकी तो बहुत बड़ी खेली होगी लेकिन काम कोई हॉकी के लिए। यहीं से सिलसिला जारी रखेंगे। प्रोग्राम में हुआ है ब्रेक के टाइम, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं और डॉक्टर एस ए माजिद साहब बहुत अहम बात कर रहे थे और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के करता धरता मैनेजमेंट कमेटी और वानी साहब का क्या रोल है और क्या करना चाहिए था और किस काम के लिए आए थे, वो क्या कर रहे हैं, इन सारी बातों पे डॉक्टर एस ए माजिद साहब नजर डाले हुए थे। अच्छा डॉक्टर साहब, वीजों का क्या इशू था? जो टीम जा रही थी तो 3 दिन पहले वीजे लग गए सबके। ये पहली तो मेरे ख्याल पाकिस्तान की हिस्ट्री में हुआ है होगा कि टीम की सिलेक्शन ही नहीं हुई और अच्छा। जिनको लेके जाना था उनके वीजे लग गए, समझे ना? पहले सेटिंग थी, सही थी ना? किस उसने अपने चहेती लड़की को लगवा लिया, उसने चहेते बेटे को लगवा लिया, मतलब सारे वीजे आप रिकॉर्ड उठा के देख लें। मैं अगर गलत कह रहा हूं तो मुझ पर पाबंदी लगा दे कि वीजे कैसे पहले लगे। ये सारी एक मिली भगत है। अच्छा फिर दूसरी और आपको हैरत बताऊं, एक शख्स जो मतलब 50 दफा मैं नेशनल चैंपियनशिप में रहा हूं, इवेंट में रहा हूं, वो लोगों को चाय पिलाता था। अच्छा उसको आपने कोरिया की अहम मैचेस हुए उसके अंदर आपने उसको टेक्निकल ऑफिशियल बना दिया। अच्छा अभी जो कोरिया की सीरीज हुई है, बिल्कुल। तो बात यह है कि वानी साहब ये सोचेंगे बदनामी के बारे में, मुल्क की बेहतरी के लिए कह रहा हूं, पाकिस्तान की हॉकी की बेहतरी के लिए कह रहा हूं कि मेरा जिस घराने से ताल्लुक है वो बदर सगीर का अजीम तरीन हॉकी का खानदान है, समझे ना? मैं लगी लिपटी बात नहीं करूंगा, मैं कहूंगा वानी साहब आप वो काम कर रहे हैं जो गैर अखलाकी और गैर कानूनी है। इन सब की एडवाइस को छोड़े, खुद काम करें अपनी मर्जी से, देखें कैसे सही नहीं होता। अच्छा एक परसेप्शन है, बहुत ये बातें हो रही हैं कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की जो मैनेजमेंट कमेटी है, जिनके नाम है समीउल्लाह साहब हैं, हसन सरदार साहब हैं, लेजेंड सलाउद्दीन साहब हैं, तो ये बातें चल रही हैं, परसेप्शन भी यही है, बल्कि हकीकत भी अगर देखा जाए यही है कि उनकी जो एकेडमी के थे वो 4 लड़के या 3 लड़के भी नहीं खेले, लेकिन 6 कोचेस खेल गए, 6 कोच अंदर आ गए, खिलाड़ी कोई नहीं आया। सर ये हैरत की बात है। और ये जो आपको मैं बता रहा हूं, ये जो कोचेस बुलाए गए हैं जी, इन्हीं की रिकमेंडेशन पे है। जाहिर सी बात है मैनेजमेंट कमेटी रेकमेंड करेगी, इन्हीं की रिकमेंडेशन। अच्छा क्या किसी से गुफ्तगू सुनी 1 दिन में हो जाती है, 2 दिन में हो जाती है? और पूरे पाकिस्तान में अकेडमी चल रही है, वहां पर कोचेस सब नहीं पहले है। ये सोचे, गैर मुल्की आदमी से अगर आप कोचेस की बात करेंगे, उनसे मुआहिदा करेंगे तो 1 दिन 2 दिन में हो जाता है? ये सब मिली भगत है। हमने कि तो मेरी हसन सरदार साहब ने राब्ते करके उन्होंने खुद कहा था कि मैंने जिस कोचेस से बात की वो अवेलेबल नहीं थे, जो अवेलेबल थे उनको लेके आ गए। सर ये बात ही नहीं है। आप हॉकी खेलने जा रहे हो टॉप लेवल की, आप ग्रास रूट लेवल के आदमी को कोचेस में लिया है तो कैसे आपको करेंगे? देखिए ना, बात हमारे यहाँ सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि बोलने वाला, सच बोलने वाला कोई नहीं है, चमचागिर लगे हुए हैं। नहीं, अगर कोई अच्छे कोचेस भी आ जाते, क्वालिफाइड कोचेस भी आ जाते, तो इस टीम से आप क्या करते? देखिए 1 दिन 2 दिन के अंदर तो टीम नहीं होने वाली ना अभी। देखिए आप 4 साल की प्लानिंग बनाए, पहले आप बनाए एशिया की लेवल के लिए, फिर वर्ल्ड के लिए, फिर ओलंपिक के लिए। हमारे क्या ये होता है कि टीम हम बनाते हैं एक इवेंट के लिए, टीम हार गई, 7 लड़के बाहर कर दिए, फिर दूसरे आ गए। अब मुझे ये बताइए कि जो लड़कों को या लड़कियों को लिया गया है, अच्छा लड़कियों की टीम गई थी, वहां पर भी जो ऐसा लग रहा यही है ना, मेरिट पर टीम नहीं भाई हुई। देखें सिंध से किसी लड़की को नहीं लिया, क्या सिंध में कोई ऐसा मेरिट नहीं है? यही तो पूछ रहा हूं, उनसे पूछे कि कहा है लाए पाकिस्तान की टीम। और मैनेजमेंट कमेटी का ताल्लुक तीनों सिंध से है। सर मैं यही तो आपसे कह रहा हूं, नासिर अली साहब का भी कराची से ताल्लुक रख लिया। नासिर साहब जैसे उनको ओहदा मिला, रंग बदल गया। तो यही मैं आपसे कह रहा हूं, मैं ये तो नहीं कहूंगा रंग बदल गया, नहीं, लेकिन नजर आ रहा है ना, आप जब मेरिट का कत्ल हो रहा है तो उसको और क्या कहेंगे? तो बात यह है कि मैंने आपसे एक बात कही ना, जितने लगे सब बेरोजगार हैं, इनको रोजगार तो चाहिए ना, इनको मुल्क की खुशहाली, तरक्की, मुल्क का नाम रोशन करने का कोई ख्याल नहीं है। ये सिर्फ अपने मफाद के खातिर मौजूद है और अपनी अकेडमी जो चला रहे हैं उसके बच्चों को प्रमोट कर रहे हैं, बस इसके अलावा कुछ नहीं काम। नहीं, आप अगर मशवरा देना चाहे वानी साहब को, वो कौन से ऐसे इकदाम करें जहां पाकिस्तान की हॉकी जो है वो कम से कम एक ट्रैक पे आ सकती है? सर बड़े बड़े ओलंपियंस, मैं नाम लेके कह रहा हूं, लेकिन ओलंपियन ने तो आधे सर, मैं बता रहा हूं आपकी ना, हॉकी का क्या असर किया है? शहनाज भाई जी, इस्लाउद्दीन भाई, समीउल्लाह भाई, अपना क्या नाम है, नासिर अली, आयाज महमूद वगैरह, और अख्तर रसूल साहब, बड़े प्लेयर है ना। इन्होंने आज तक पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को रिटर्न में लिख के दिया कि ये करें तो आपके इकदाम सही होंगे। कभी नहीं, बातें बहुत करते हैं बाहर बैठ के। भाई आप कोई तजवीज दें प्रैक्टिकल। मैंने आपको पहले भी इंटरव्यू में कहा था कि मुझे बुलाए, मैं रिटर्न में देता हूं कि पाकिस्तान को करें।
इंशाल्लाह 1.5 से 2 साल के अंदर पाकिस्तान फर्स्ट 3 में ना हो तो मेरे मुंह थूक दीजिएगा। रशीदुल हसन साहब ने कुछ मशवरा दिए थे लेकिन उनके बातों में अमल ही नहीं हुआ। वो कह रहे थे, उनको ऑफर भी हुई लेकिन वो कह रहे इस सेटअप पे आने का कोई फायदा ही नहीं है। देखिए रशीद भाई नो डाउट बहुत बड़े प्लेयर हैं। अच्छा ये जितने ओलंपियंस हैं सबके साथ मैंने काम किया है। मैं टेक्निकल ऑफिसर होता था, ये प्लेयर भी होते थे, खेलते भी थे और मतलब तो प्रैक्टिकली तौर पर मैं दावे से कह सकता हूं किसी के पास कोई पॉजिटिव बात नहीं है कि ये की जाए ये की जाए। तो क्या होना चाहिए, आप मशवरा तो देने। सर मैं कह रहा हूं मुझसे बुलाए वाली साहब बैठ के बात करें, मैं दे दूंगा। नहीं यहाँ पर आप सर मैं जनरली अभी कह दूंगा, कल लोग लिख के ले जाके दे देंगे साहब ये हमारा वो है। अच्छा कॉपी पेस्ट कर देंगे। वही ना, देखिए बात ये है इसी तरह जनरल मुशर्रफ आपने कोई खत लिखा मौनी साहब को, ये राब्ता किया? नहीं मैंने एक दफा राब्ता किया था उनसे, तो कोई तफसीली ज्यादा बात नहीं है। देखिए मुशर्रफ साहब के जमाने में जब स्पोर्ट पॉलिसी बन रही थी तो मैंने उनको कुछ तजावीज दी थी, बहरहाल कुछ पे अमल हुआ, लेकिन उस वक्त स्पोर्ट मिनिस्टर थे क्रिश्चियन थे, एसटी टेलेसर या टेसर क्या नाम था उनका, उन्होंने मेरी बात से इत्तेफाक किया, मेरी उनसे मुलाकात भी हुई, बातचीत भी हुई, बहुत सी बातों से इत्तेफाक किया उन्होंने। अच्छा उस वक्त की हाकी और आज की हाकी में बहुत फर्क आ गया। प्लस ये है कि मैं एक बात आपकी काटूंगा, मुझे जहन में आ रहा, आपने ये बोला था कि पाकिस्तान की हॉकी टीम को मैं 3 वर्ल्ड के नंबरों पे ला सकता हूँ, वो आप कैसे ला सकते हैं? आपने बोला सर मैं इसलिए ऐसे ला सकता हूँ क्योंकि मेरा हॉकी से बेसिकली ताल्लुक है। कितने साल, लेकिन उसमें तो साल लगेंगे 3 साल का है, मेरे को 2 साल आप दे दें। हाँ। मेरी मुझे भी ना दे, मेरे तजावीज को पे फॉलो करें, कैसे पाकिस्तान की टीम भी पहुंची व्यक्ति स्टैंड पे। इतना टैलेंट है देखिए वर्ल्ड के पहले नंबर की साइड बन सकती है क्या? देखिए फर्स्ट 3 की बात कर रहा हूँ। अच्छा एकदम फर्स्ट की बात नहीं कर रहा। अच्छा दूसरी बात यह है कि जब आप एक इवेंट के लिए टीम बनाएंगे जीतने के लिए, आप पाकिस्तान टीम की मौजूदा एक्चुअल आप एज निकाल लें 26 है जी एवरेज एज। हॉकी है भाई 18 साल 10-20 साल की। लेकिन जब टीम जा रही थी समीला साहब ने ये इशारा दिया था कि अब वर्ल्ड कप के बाद जो है वो काफी तब्दीली आएंगी, हमने जुनून लड़के तैयार कर लिए। सर हर इवेंट के बाद बड़े बड़े लोग ये कहते हैं आइंदा, हमने तो अभी कर लिया, आइंदा की बात करें। वो भाई आइंदा का लाया मतलब आपने बनाया कि नहीं बनाया ये बताया मुझे। अभी जो कोरिया के खिलाफ नए लड़कों को चांस दिया था ना, अब आप देखिए कोरिया का टूर आया जी, क्या सिंध के अंदर कोई हाई लेवल का टेक्निकल ऑफिशियल नहीं था? कोई ऑफिशियल को नहीं रखा, किसी प्लेयर को टीम में कोरिया के खिलाफ नहीं खिलाया यही गया। मैं कह रहा हूँ, इसी तरह मैं कह रहा हूँ आपने एक चाय वाले को टेक्निकल ऑफिशियल लगा दिया। एम्पायर फहद मोहसिन उसमें हमने इनको डेब्यू करते हुए देखा। नहीं वो फहद जो बच्चा है वो तो अभी करके आया, क्वालिफाई भी कर लिया उसने एम्पायरिंग का, उसमें चाइना में भी गए, चाइना में जा रहा है या नहीं जा रहा मुझे नहीं मालूम। देखिए मैं ये कहता हूं कि आप पाकिस्तान का इंटरेस्ट नंबर 1 रखें, जब आप काम कर सकेंगे। आप बड़े और नामों का वक्त गुजर गया प्रैक्टिकल ग्राउंड में। दूसरी बात यह कि मौजूदा स्पोर्ट्स में, हर स्पोर्ट्स की बात कर रहा हूं, कोचेस की फिटनेस खिलाड़ी से ज्यादा होनी चाहिए। अगर प्लेयर 1 घंटे का है तो कोच को 2 घंटे की फिटनेस चाहिए, समझे आप? आपने कहा कि कराची सिंध का कोई ऑफिशियल नहीं था, कोई प्लेयर नहीं था। अब ये बताएं यहाँ पर सिंध की 2 पैरेलल बॉडी बनेंगी। एक बॉडी जो है वो आपको पता है अपना मुर्तजा वहाब साहब जो है वो लीड कर रहे हैं, एक्चुअल बॉडी है, एक्चुअल बॉडी है। अच्छा दूसरी जो है एक और बॉडी जिसमें अपना हसन जतोई साहब सदर है वहां पर और जमाली साहब जो है सेक्रेटरी हैं। अच्छा इस तरह कराची हॉकी एसोसिएशन पे आ जाएं तो एक तरफ जो है वो इम्तियाज अली साहब सदर है, हनीफ खान ओलंपियन जो है वो सेक्रेटरी हैं, एक्चुअल बॉडी और गुलफराज नंबर साहब चेयरमैन। दूसरी तरफ ख्वाजा इजारुल हसन जिनका ताल्लुक पाकिस्तान एमक्यूएम से है वो उसके सदर बने में, और उसमें भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो शर्मिला फारूकी साहब हैं वो भी इंक्लूड है। तो एक तरफ शैला रजा साहबा है, वो दूसरी पार्टी में, वो पार्टी एक ही है लेकिन पैरेलल बॉडी में पीपल्स पार्टी के लोग दोनों तरफ हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं पहले आपको वाज़ेह कर दूं जी, शैला रजा साहबा जो है वो किस तरह प्रेसिडेंट बनी है, पहले मैं आपको वाज़ेह कर दूं ताकि लोगों को समझ में आ जाए। जब बुख्ती साहब का मामला आया, मीटिंग कॉल की गई कांग्रेस की कि भाई ये जो एक्चुअल कांग्रेस थी उसकी मीटिंग बुलाई कराची में। बुख्ती साहब को आखिरी लम्हे तक फोन करते रहे, वो नहीं आए कराची। जब नहीं आए तो शैला रजा वाइस प्रेसिडेंट थी, तो किसी ना किसी को सीट पूरी करनी थी ना, तो वो उनको नॉमिनेट भी हो गए, अप्रूव भी हो गए। जो ये कहते हैं कि जी गलत, कैसे गलत हो मुझे साबित करना, रिजाइन भी दे दिया, रिजाइन दे दिया हॉकी की बेहतरी के लिए जी। अच्छा दूसरी जो आप ख्वाजा इजहार भाई की बात आपने की, मैं क्योंकि किसी सियासत में बात नहीं करूंगा, लेकिन आपकी अच्छी सलाम दुआ है ख्वाजा साहब। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने सब मुझे जानते हैं, मैं सबको जानता हूँ, जितने बड़े हैं सबको से मेरा वास्ता रहा है। बात यह है कि अच्छा उस वक्त पैरेलल बॉडी में जिस शख्स को सेक्रेटरी बना दिया गया
उसने जिंदगी में कभी अपनी नेशनल बैंक से प्लेइंग नहीं खेली, अबूजर- हमेशा रिजर्व गोलकीपर अबूजर बात कर रहे हैं। जी, रिजर्व रहा। अच्छा, तो बात यह है कि वो अच्छा उसको खुद सोचना चाहिए बीइंग कराची के रहने वाले से कि उसके सामने कितना बड़ा ओलंपियन है, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर ओलंपियन खड़ा है, हनीफ खान साहब खड़े हैं। तो बात यह है कि आप जब गलत चीज पे हाथ रखोगे तो गलत ही होता जाएगा। चलिए ठीक है, अब इस पे मजीद बात करेंगे। मान भाई माशाल्लाह आपके हमने जर्नी की बात की, आपके पैशन की बात की, आपकी प्रोफेशन की बात की हमने। जिंदगी में इतनी मुश्किलातें भी हैं, आसानियां भी हैं, किस तरह अपने आप करते हैं एंटरटेनमेंट के लिहाज से, किस तरह टाइम गुजारते हैं और बच्चों को किस तरह टाइम देते हैं और स्पोर्ट्स को किस तरह टाइम देते हैं और कारोबार को किस तरह टाइम देते हैं, सब कैसा मैनेज करते हैं? सबसे पहले तो अल्लाह ताला की शुक्रगुजारी करता हूँ, क्योंकि शुक्रगुजारी से जो है ना आपका जहन सुकून की तरफ आता है, ठीक है ना। उसके बाद जो है अपने बच्चों को और मिसिस को टाइम अलग देता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और बाकी बहन भाई और रिश्तेदारों के साथ भी सबके साथ कांटेक्ट में रहता हूँ। इसके अलावा जर्नी की बात कर रहे हैं तो इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो रियल एस्टेट कंपनी है वो टॉप ऑफ इन मलीर है, ठीक है ना। तो अपने काम की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ब्रांचेस भी तैयार हो गई हैं, ठीक है। अभी इंशाल्लाह आने वाले संडे को हमारी तीसरी ब्रांच की ओपनिंग है जो कि केएन एकेडमी के ऑपोजिट में है, और यहाँ पे WOT रोड जो है मेन जो रोड है केएन एकेडमी का मेमन गोट का, ये 200 फीट वाइड रोड की कारपेटिंग काफ़ी ज़्यादा जो है ना हो चुकी है। तो ये इस आने वाले वक्तों में ये जो एरिया है ये बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर होगा, लोग जो रिहाइश इख्तियार करना चाह रहे हैं उनके लिए बेहतरीन होगा। तो इन शॉर्ट मैं ये कहना चाहूँगा जो लोग भी अपनी नई आबादी की तरफ आना चाह रहे हैं या जो लोग इंस्टॉलमेंट्स में रेंट दे रहे हैं मालकान को, वो हमारे साथ रब्ता करें। हमारे पास इंस्टॉलमेंट में प्रोजेक्ट्स यहाँ पे मौजूद है। मुल्क के हालात, शहर के हालात, पेट्रोल के रेट और फाइनेंशियल तौर पर इतने क्राइसिस हैं, इन सब चीज़ों को देखते हुए लोग इन्वेस्टमेंट कैसे करें, क्यों करें? देखें, जो फाइनेंशियली जो लोगों के जो अभी कराची की सूरत हाल की बात करते हैं, जी, ठीक है, इस वक्त लोग 60 70 हज़ार लाख रुपए रेंट दे रहे हैं। अच्छा, तो वो कैसे दे रहे हैं? सही, बच्चों को खिला भी रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं, बेकन अस्करी स्कूलों में भी भेज रहे हैं और रेंट पे रह रहे हैं। तो ऐसे लोग जो हैं वो लाख रुपए के बजाय 50,000, कराची जो है ना ये इस वक्त पूरी पाकिस्तान का हब है, लोगों को माशाल्लाह इसने रोज़गार दिया है, लोगों के मुस्तकबिल को बेहतरी की तरफ लाया है। तो इससे जो आजकल के जो हालात है, कराची अल्हम्दुलिल्लाह स्टेबल है अभी भी, ठीक है। जो तबका जो नीचे लोअर ग्राउंड का तबका है ना वो डिस्टर्ब ज़रूर हुआ है, ठीक है, मगर जो मिडिल क्लास तबका था वो भी डिस्टर्ब है, मगर वो डिस्टर्ब अपनी वजूहात की वजह से है कि उनके एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा है। उन एक्सपेंसेस को थोड़ा कम करें। सपोज 2 बेड लॉन्च का मकान मिल जाता है, वो 25,000 रुपये रेंट पे मिल जाता है, 30,000 रुपये मिलता है। तो 1 लाख रुपए के रेंट पे मियाँ बीवी 2 बच्चों के साथ रह रहे हैं और 3 बेड के मकान में रह रहे हैं, तो वो अपनी ख्वाहिशात को कम कर सकते हैं। देखें, एक होती है ज़रूरत ये मियाँ बीवी 2 बच्चे ज़रूरत के तहत मकान में रह लें, और ख्वाहिश ये है कि 3 बेड का लग्जरी मकान हो, लग्जरी लाइफस्टाइल हो। तो रेंट पे जाने के बजाय मेरा ये मशवरा है कि मालिकान को मजबूत करने के बजाय आप अपने आप को मजबूत करें। हमारे पास ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो 8 लाख 10 लाख या 4 लाख रुपए की बुकिंग के साथ भी प्लॉट्स मैसर हैं, ठीक है ना। केएन एकेडमी के अपोजिट में हमारे पास जो प्लॉट्स हैं, बेकन अस्करी स्कूल है वहाँ पे, कराची पब्लिक स्कूल है वहाँ पे हज़ारों की तादाद में बच्चे पढ़ रहे हैं। तो 10 लाख रुपए की बुकिंग के साथ आज भी हमारे पास यहाँ पे GFS के प्रोजेक्ट में मली टाउन रेजिडेंसी फेज़ 2 में प्लॉट्स मैसर हैं। आप जिस इलाके में रहते हैं, मलीर मॉडल कॉलोनी, बड़ी ज़रखेज़ ज़मीन है। सईद अनवर, राशिद लतीफ़, सईद आज़ाद, चौधरी ज़फ़र इकबाल, आसिम कमाल, खुरम मंजूर, खालिद लतीफ़, बेतहाशा। अगर हम स्पोर्ट्स के एंकर की बात करें तो याया हुसैनी, मिर्ज़ा इकबाल बेग, बेतहाशा और फरहान फरीद राजू साहब बेतहाशा मतलब टैलेंट मौजूद है। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि वहां से कोई टैलेंट हमें नजर नहीं आ रहा, ना क्रिकेट में, ना हॉकी में, ना किसी और खेल में कोई मॉडल कॉलोनी से जितने नाम मैंने आपको बताएं। असल में फरहान फरीद राजू भाई बेसिकली जो ना सियासत और मुनाफकत क्रिकेट में बहुत आ चुकी है, और मादरत के साथ जोन 4 में ये ज़्यादा चलती है, ठीक है। मलीर में जो है ना जो बच्चे डिजर्विंग होते हैं उनको सपोर्ट प्रॉपर तरीके से नहीं की जाती। जो जोन के ऑफिशियल्स होते हैं ना वो समझे उस एरिया के बच्चों के बाप के रूहानी बाप की हैसियत रखते हैं। तो वो जो बच्चे, उनको पता है कि बच्चे उनके सामने ग्रो हुए हैं, बड़े हुए हैं, वो टैलेंटेड बच्चे हैं, तो उन लोगों को, ऑफिशियल्स को उन बच्चों के सर पे हाथ रखना चाहिए, उनको अपना बच्चा समझना चाहिए और उनको सपोर्ट करना चाहिए। अगर कोई टैलेंट है तो उसके पीछे खड़े होकर उसके लिए फाइट करें,
ठीक है ना। तो जो यहाँ पे लैक हो रहा है, अब जैसा कि आपने जिक्र किया सईद आज़ाद भाई का, सईद अनवर का, राशिद लतीफ़ का, यूनुस खान भी ये इसी जोन से थे, तो फवाद आलम, ये लोग जो पाकिस्तान की जो टॉप की टीम का, यूनुस खान को मैं ब्रांड ऑफ द पाकिस्तान कहता हूँ। यूनुस खान जो है पाकिस्तान का सबसे बड़ा आज ब्रांड भी है। वो सिमिट पिच पे मैचेस खेल रहे होते हैं, आज भी खेल रहे होते हैं और आज भी अपनी फिटनेस को भरपूर तरीके से उन्होंने कंटिन्यू बिल्कुल सही रखा। कहा, यूनुस खान ब्रांड है। और हकीकत में जब एक टेस्ट क्रिकेटर रिटायरमेंट के बाद भी क्लब क्रिकेटर बच्चों के साथ अगर वो संडे वाले दिन मैच खेल रहा है और सिमिट पिच पे खेल रहा है, टाइम दे रहा है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं तो उसके अंदर कोई खास बात है। यहाँ हुआ एक ब्रेक का टाइम, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है डॉक्टर एस.एम. माजिद साहब से। हॉकी की बेहतरी के लिए जो भी बात हो रही है, अगर उनके दिल में कोई दर्द है तो यकीन तौर पर 50 से ज़्यादा साल उन्होंने इस ग्रास रूट हॉकी में, पाकिस्तान हॉकी में, कराची हॉकी में, सिंध की हॉकी में लगाएं। तो जब ऐसी चीज़ें होती हैं, वो देखते हैं तो दिल तो जाहिर सी बात है दुखता है और आंसू भी निकलते होंगे, लेकिन वो किसी को नज़र नहीं आते। अच्छा, ग्रास रूट की बात करते हैं हॉकी की। अभी हमने देखा कि इस्लामुद्दीन ग्राउंड में भी 5-a-साइड हॉकी टूर्नामेंट हुआ। कराची हॉकी एसोसिएशन ने भी जो है 5-a-साइड हॉकी कराया। खिलाड़ियों को हॉकी मिलनी चाहिए, कोई भी कराए, कहीं पर भी हो। क्या फ़र्क था? वहाँ पर भी इवेंट हुआ, यहाँ पर भी हुआ। देखिए, वहाँ पर जो उनकी आपने कवरेज भी की होगी जी, खिलाड़ियों के अलावा 11 से 12वां आदमी उनके पास नहीं था, समझे ना। सही। हमारी अभी एक्टिविटी कल खत्म हुई, आपने देखा जी, सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट की डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल की हमने एक्टिविटी की। काफी यंग थे डिप्टी कमिश्नर, हमने देखा हुआ। आज वो खुद भी आया और देखते रहे। आदिल अस्करी भी जो है वो शुरू में मौजूद थे, एमपी हमारे, वो भी हॉकी प्लेयर है। उसने भी मेरी क्लब से हॉकी शुरू की। लेफ्ट आउट थे वो, सबने फेडरल स्पोर्ट्स क्लब से, मेरी क्लब से उसने हॉकी शुरू की। आज एमपी हैं पाकिस्तान मुत्तहदा कम्युनिटी जी के। माशाल्लाह, बहुत अच्छा बच्चा है और बड़ी हॉकी की बेहतरी के लिए कर रहा है। देखें, अभी हम डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में मेरे ख्याल विद इन मंथ 3 टर्फ लगा रहे हैं। कराची हॉकी एसोसिएशन 3 टर्फ लगा रही है, एक नाजाबाद में, अच्छा, एक अजीजाबाद में, और तीसरी जगह का नाम मैं अभी नहीं करूंगा। सही सरप्राइज है वो। सरप्राइज है। 3 जगह के अंदर इंशाल्लाह विद इन 2 मंथ हॉकी की एक्टिविटी शुरू हो जाएगी। ये तो हमारे नाज़रीन के लिए अच्छी खबर है कि ग्रास रूट लेवल पे जो है अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ नई टर्फ लगाई जा रही है। देखिए, ग्रास रूट लेवल की जब हॉकी की बात आती है तो मैं और मेरा कजिन मरहूम कदीर ने, आप गवाह है इस बात जी के, जी, हमारे ताल्लुक हमने मतलब कराची में कितनी मेहनत स्कूल हॉकी शुरू की। हॉकी हमने शुरू की। पाकिस्तान में कहीं स्कूल हॉकी नहीं होती थी, हमने शुरू की। बल्कि एक दफा का जिक्र आपको बताऊं, एक एजुकेशन ऑफिसर थी, मैं नाम नहीं लेना चाहता उनका, उन्होंने किसी के बहकावे में हमें एक लेटर लिख दिया कि जी आप जो है स्कूल लेवल की हॉकी करा रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं। अच्छा, कदीर मरहूम मेरे पास आया, मैंने कोई बात नहीं, हमने फौरन रिटर्न जवाब लिखा। और उस वक्त नेमतुल्लाह खान साहब कराची के मेयर थे और इशरत इबाद भाई जो है ना वो गवर्नर थे जी। पहला फ़ोन आज हमने पोस्ट किया, कल दोपहर को पहला फ़ोन गवर्नर हाउस से मेरे पास आया कि भाई क्या है ये। मैंने कहा जी हम अपने लेवल पे कराते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं। नेमतुल्लाह साहब का दूसरे दिन आया, बहरहाल बातचीत हुई। मैंने कहा जी इनसे ये पूछे जो आपकी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर है, ये कराची के एजुकेशन की हेड है, इन्होंने कितने इवेंट कराए आज तक? कागज पे कराए, एक पैसा नहीं खर्च किया और खा गए सारे पैसे। आप यकीन करें, अगर वो जिंदा है तो मैं उनकी सेहत की दुआ करता हूँ, मर गई तो अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। उन्होंने बरमला रिटर्न में मुझसे माफी मांगी कि जी मुझसे गलती हो गई क्योंकि मैं मिसगाइड हुई थी। तो जब ग्रास रूट लेवल पे हॉकी शुरू करेंगे, लेकिन वो अब इवेंट खत्म क्यों हो गए सर? कौन कराएगा? कौन करे? किसके? आप कोशिश कर सकते हैं दोबारा। भाई हम कर रहे हैं, हमने अभी देखे ना, मैंने हनी भाई बहुत बड़े प्लेयर है। अभी पीएचएफ ने भी स्कूल हॉकी का प्रोग्राम रखा है। सर पीएचएफ तो मजाक कर रही है। अच्छा। अब मुझे बताइए, इंपायरिंग क्लिनिक कोई लगा रहा है पीएचएफ के नाम से, पाकिस्तान वेटरन जा रही है तो पीएचएफ के नाम से, यार कैसे पॉसिबल है? मुझे बताएं वाली साहब। और वाली साहब उनको छोड़ ले गए, उनकी सरपरस्ती में पाकिस्तान टीम गई, तो उनको सोचना चाहिए कि किसका नाम बनना। अच्छा, उससे बढ़कर इस्लाम भाई हॉलैंड से 10 गोल से उसको छोड़, उससे पहले सोचना चाहिए इस्लाम भाई को वहां बैठे हुए हैं,
इस्लामुद्दीन सिद्दीकी साहब पाकिस्तान बैटर्स के बानियों में थे और उनके नाम पे अलॉट है। बिल्कुल बानी में से तो इस्लाम भाई ने कैसे भेज दी टीम ये? देखिए मैं खरी बात कर रहा हूं, मैं तनकीद इसलिए कर रहा हूं कि आप बैठ के वहां गलत हो रहा है। अगर आप बैठ के यहाँ गलत बात करेंगे मैं आपके मुंह में भी कहूंगा। एक साहब तो पाकिस्तान की टीम के साथ गए थे, किसी और टीम के साथ खेले वहां पर। सर देखिए इस मुल्क में तो ऐसा हुआ है कि डाकिया को पाकिस्तान टीम का मैनेजर बना के भेज दिया क्या? एक आदमी जो अभी नेशनल चैंपियनशिप खेल रहा है उसको इंटरनेशनल लेवल पे आपने एम्पायर बना के भेज दिया। ये दोनों का ताल्लुक बलूचिस्तान था। अच्छा, तो मेरे भाई देखिए बात यह है कि जब तक आप इस ग्रास रूट लेवल की आदमी हॉकी नहीं शुरू करेंगे और उस आदमी से शुरू कराएं जो उसको जानता हो कि ग्रास रूट पे क्या कर रहा है। साकिर भाई है हमारे। अच्छा, ये भी एक इल्जाम लग रहा है आप लोग के ऊपर कि आप कराची हॉकी एसोसिएशन के ग्राउंड पे जो है वो अब कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हैं, हालांकि देखा जाए तो वो आपकी एक्टिविटी हॉकी की बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और ये भी किसी ने जो है वो आपके खिलाफ कुछ जिन्होंने केस किया उनको यही नहीं मालूम केस क्या किया उन्होंने। अच्छा, कि सरकारी जमीन पे तजावुजात कायम करके की जा रही है। ओ भाई खुदा के वास्ते अकल के नाखून लो, समझे ना? आपको नहीं मालूम कि वो प्रॉपर्टी कराची हॉकी एसोसिएशन की है और वहां स्पोर्ट्स हो रहा है। भाई आप कर रहे हैं, मैं करूं, कोई भी करे। कोई वहां पर बैठ के शतरंज तो नहीं खेली जा रही है, लूडो तो नहीं खेली जा रही है, ताश तो नहीं खेला जा रहा। अच्छा, उनका कहना है कि हॉकी के नाम पे अलर्ट हुई थी, कोई और गेम नहीं हो सकता। केचे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के नाम पे आप लोगों को मालूम ही नहीं है। अच्छा, जो ये दावा करते हैं कि साहब अरे आप कमबख्त के बच्चों, आप कम से कम हकीकत तो जानो। ये ग्राउंड जो अलॉट हुआ था माशाल्लाह के दौर में अलॉट हुआ था। अच्छा। 5 ग्राउंड कराची में अलॉट हुए थे, मतलब इत्तेखाज जदी मरहूम ने वो ले ली। अब लोग कहते हैं कि जी वो अमरोह के थे डायरेक्टर के लैंड जो केडीए वो। अरे भाई क्यों गलत बातें करते बैठ के लोगों को मिसगाइड करते हो। एक शख्स ऐसा है उस ग्रुप में, इसका बाप इतना बड़ा ओलंपियन था इंडो पाक का। अच्छा, वो पुलिस में होते हुए करोड़ों रुपए उन्होंने कमाए, सिर्फ शराब और शबाब में बर्बाद करके अपने बाप का नाम का आज तक वो नहीं लगाए। और उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की कि भाई मेरे बाप का कोई इंक्लूजन नहीं। 15 दिन के अंदर मन को अख्तर साहब मरहूम का, अख्तर साहब मरहूम का मैंने इंक्लूजन बनवा दिया। वो आजकल उल्टी सीधी खबरें लगा रही है। अरे भाई हॉकी के नाम पे तुमने अरबों रुपए कमाया, करोड़ों रुपए कमाया, तुमने अपने बाप के नाम के टूर्नामेंट के 50,000 रुपए खर्च किए कभी? अब तो लेजेंड यूनुस खान भी वहां पर आए, तो खूबसूरत जगह देख के यूनुस खान भी वहां पहुंचे। यूनुस भाई जब आए तो यूनुस भाई ने हमारी एक्टिविटी देखी। देखिए कोई आदमी आंख बंद करके पैसा, जगह बहुत पसंद आई वो नहीं, जगह के अलावा देखिए आंख बंद करके कोई आदमी पैसा नहीं लगाता। जहांगीर खान साहब आए, उन्होंने भी सोच समझ के ही पैसे लगाए ना। बिल्कुल, समझे 30-32 करोड़ रुपए जब लगाए उन्होंने तो ऐसे नहीं लगाए कि भाई बर्बाद हो जाएंगे। बात यह है कि आप हकीकत को सुनने के लिए तैयार ही नहीं हो, डुगडुगी बज रही है, आप उसके पीछे नाच रहे हो। वानी साहब मैं खुदा के वास्ते आपसे कह रहा हूं, आप कोई ऐसा काम कर जाए, अल्लाह ने आपको सरकारी ओहदा भी दिया हुआ है और हॉकी फेडरेशन का ओहदा भी दिया है, आप कोई ऐसा काम कर जाए, ये जो आपके इर्द टोला बैठा हुआ है इससे आप मशवरा मत ले, क्योंकि आप फेडरल सेक्रेटरी हैं और आपने ब्यूरोक्रेसी में मतलब 50 साल 40 साल लगा दिए, तो आपको सोचना चाहिए कि क्या बेहतर है क्या नहीं है। जो काम हो रहा है, कल कोई खड़ा रहता है एम्पायरिंग के लिए नहीं करा रहा है पीएचएफ। अरे भाई कहां पीएचएफ? अच्छा, जब वानी साहब आए थे तो इससे पहले राना मुजाहिद की जो पूरी टीम थी उसका सफाया कर दिया गया था, और राना मुजाहिद ने जो अपनी बकाया जात छोड़ी थी, पैरेलल बॉडी छोड़ी थी, उसका सफाया कौन करेगा? देखिए साहब बात यह है, मैं बिल्कुल खुल के कह रहा हूं, वानी साहब आए बड़े जोश और जज्बे के साथ, ये करप्ट तोड़ा जिन्होंने 2.5-3 अरब रुपए की करप्शन गेम मिल गया। कौन कहता कि राना मुजाहिद का ग्रुप चला गया? अभी भी अंदर बैठा हुआ, सारे पूरा स्टाफ उनका बैठा हुआ है, फलाना बैठा है, एक चाय पिलाने वाला जो पीएचएफ के टेक्निकल ऑफिसर लग जाता है वो भी बैठा हुआ है। बात यह है कि तो ये तो इसका मतलब है कि वानी साहब अच्छा इलेक्शन नहीं करा रहे, वरना अगर इलेक्शन हो तो वही लोग आ जाएंगे फिर? नहीं, वो नहीं आ सकते, कभी नहीं आ सकते। आप कह रहे हैं वही लोग बैठे हुए सारे? सब बैठे हैं ना। जब आप कांग्रेस की मीटिंग बुलाएंगे, जो लोग इलेक्ट होकर जाएंगे वो चोर चौकारों के साथ थोड़ी दूंगा। नहीं, जो क्लब के ऊपर सदर सेक्रेटरी कौन बना हुआ सारे? आप मेरी बात नहीं समझे जी। वोटिंग होगी ना असेंबली में जी, अगर हमारे साथ 80 वोट है, दूसरे के 70 वोट है, तो कैसे होंगे, कैसे बनेंगे उनकी? बात यह है कि ये जो टोला आया है इन्होंने उनको इंश्योरेंस दे दी है कि भाई हम आपके खिलाफ कुछ नहीं करेंगे, शोट तो करेंगे लेकिन आपके खिलाफ इंक्वायरी कोई नहीं होगी। मुझे बताइए 5 साल हो रहे हैं, कोई इंक्वायरी एफआईआर ने क्यों नहीं मुकम्मल की उनके खिलाफ? चले एफआईआर की इंक्वायरी तो हमने देखा था, ब्रिगेडियर खुकर साहब ने भी कहा था कि एक
इंक्वायरी की मार है और फिर हथकड़ियां किसी को लग जाएंगी, ये तो हमने बहुत सुना है, ऑन एयर सुना है। आखिरी सवाल है आपसे, आप बताएं कि वर्ल्ड कप के बाद कौन से ऐसे इकदाम होने वाले हैं, क्या आपकी दूरअंदेश निगाहें देख रही हैं? देखिए जी, मेरी दूरअंदेश निगाहें ये कह रही हैं कि आइंदा 20 साल तक पाकिस्तान का कोई खिलाड़ी ओलंपियन नहीं बन सकता। 20 साल तक? बिल्कुल दावे से कह रहा हूं। जब आप क्वालिफाई करके आगे नहीं पहुंचेंगे तो कहां खेलेंगे? समझे ना बात? वर्ल्ड कप के लिए हमें क्वालिफाई कर लिया है, खुदा का शुक्र है कर लिया, लेकिन भाई सही सिम तो चलो। आपने जाना मतलब कोयटा, आप लाहौर की गाड़ी में बैठ जाओ, कैसे पहुंचे लेके कि मतलब ये काम हो जाएगा? चलिए, आपने बिल्कुल सही कहा। अमान भाई, आपसे आखिरी सवाल है, आपने सारी बातें सुनी डॉक्टर साहब की, क्या समझते हैं कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को क्या करना चाहिए, कौन सी अच्छी तजवीज़ है? आखिरी 1 मिनट है। देखिए फरहान फरीद, राजू भाई, असल में ना जो बातें इन्होंने की है दिल से की हैं। सही, ठीक है, पाकिस्तान हॉकी के अंदर सियासत बहुत ज़्यादा चल रही है, उसको अपनी ज़ात से हट के पाकिस्तान की बेहतरी के लिए जो भी इकदाम हो सकते हैं टैलेंट को ऊपर लाएं, और इंशाल्लाह जैसे इन्होंने फरमाया कि पाकिस्तान टॉप 3 में आ सकता है तो बिल्कुल यकीनन आ जाएगा। पाकिस्तान की हॉकी जिस तरह डूबी है, क्रिकेट भी उसी नहज पे जा रही है, कैसे इकदाम करने चाहिए बताएं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को? पाकिस्तान हॉकी और क्रिकेट दोनों बोर्ड्स को ये इकदाम करने चाहिए कि वो रियल टैलेंट को ऊपर लाएं, बगैर किसी सिफारिश के रियल स्टैट्स को देख के बच्चों को चांसेस दें। आखिरी मैसेज क्या देंगे डॉक्टर साहब? देखिए वानी, मैं एक बात खुल के कहूं, जिन लोगों ने करप्शन की और पाकिस्तान की हॉकी की बगावत में सरे फहरिस्त थे, जिनके घरों में मीटिंग होती थी और जो कुछ हुआ सारा सबको आपको भी मालूम है, वो आज फिर वानी साहब के इर्द गिर्द हैं, तो कैसे हॉकी तरक्की करेगी? आपको याद होगा पिछले दिनों एक साहब ने ये कहा कि अगर मैं 96 की बगावत के, ताहिर जमान ने कहा था, ऑन एयर कहा था, तो उन्होंने कहा था इस भाई ने कि मैं अगर 96 की बगावत के पर्दे उठा दूं तो बहुत से लोग बेनकाब हो जाएंगे। चौथे दिन वो पाकिस्तान की टीम के साथ लग गए जी। तो क्या मतलब है? आपके दिलों में चोर है ना भाई, आप वो काम करें। मैं वानी साहब को आज भी कह रहा हूं कि वानी साहब बुलाएं जिसको भी आप बेहतर समझते हैं, ये बड़े बड़े ओलंपियन जो आपके साथ बैठे हैं, आ जाए मेरे साथ बात कर लें, बताते हैं कि हॉकी किस तरह सुधरेगी। मैं सबके सामने बताता हूँ और डायरेक्ट टेलीकास्ट करें कि बैठ के मैं क्या करूँ, वो क्या कर रहे थे। बातें सब करते हैं, करने का आप किसी को नहीं, सबको अपनी नौकरी अजीज है भाई। बिल्कुल सही कहा डॉक्टर एस.एम. माजिद साहब ने। वानी साहब मुझे बुलाएं और मैं हॉकी की बेहतरी के लिए ऐसी तजावीज़ दूंगा कि यकीन तौर पर आप और आपकी जो पूरी काबीना है उससे मुतमईन होगी और पाकिस्तान की हॉकी 3 साल में इस काबिल हो जाएगी, फाइनल 4 में आ सकती है। ये कहना था डॉक्टर एस.एम. माजिद साहब का। यकीन तौर पर हर एक का दिल दुखता है जब पाकिस्तान की 94 की फतह वर्ल्ड कप जिसको याद होगी, 84 का ओलंपिक याद होगा, 78 का बुएनस आयर्स का वर्ल्ड कप भी याद होगा, 82 का बम्बई का वर्ल्ड कप भी याद होगा। ये सारे टाइटल सोने के मेडल पाकिस्तान के पास हुआ करते थे। रोम ओलंपिक में 1960 में पहली दफा पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की थी और पहला ओलंपिक जब पाकिस्तान ने खेला था तो पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल में खेली थी। इतने टाइटल, चैंपियन ट्रॉफी 3 दफा जीती, 7 दफा हमने एशियन गेम खेलने का एजाज हासिल किया। आज भी पूरी दुनिया के अंदर 4 वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने जीते, इतने वर्ल्ड कप किसी भी टीम ने नहीं जीते। ये सारे चीजें हमारे उन लोगों ने रख करके गए थे जो आज नहीं है, लेकिन आज सोचना पड़ेगा कि हॉकी को अगर वो खोया मुकाम देना है तो यकीन तौर पर सबको मिलकर बैठना होगा और पाकिस्तान के लिए फैसले करने होंगे। आखिरी में देखिए, आपने जो गुजरे हुए जमाने की बात की, उस वक्त हॉकी 2 वजह से तरक्की कर रही थी। एक जो खिलाड़ी थे वो लंगोट के सच्चे थे, मैं क्या कहना चाहता हूँ आप बेहतर समझते हैं, किसी बदफेली में नहीं थे। यहाँ तो ग्राउंड में जाने से पहले बच्चा जो है मोबाइल निकाल के देखता, चुमा चट्टी करता, फिर ग्राउंड चलता और 15 मिनट का खेल हो गया। उसको ये फिक्र नहीं कि कोच ने क्या कहना है, उसने मोबाइल देखना कितनी गर्लफ्रेंड थी, टेलीफोन आ गए। बिल्कुल कहाँ की तरक्की करेगी भाई? यहाँ पर इसी बात पे प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। जिंदगी ने वफा की तो फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए अपने होस्ट फरहान फरीद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।